अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज जुम्मे के रोज़ मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत जुम्मे की मुबारकबाद। और आज पाकिस्तान भर में मार्काए हक़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं हम, और इसको यौम तशक्कुर के तौर पे मना रहे हैं। हर कामयाबी, हर फलाह का रास्ता और हर आफ़ियत अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। बेशक हमारे पास माहिर सिपाही मौजूद हैं, चाहे हमारी एयर फोर्स हो, हमारी मिलिट्री हो, हमारे सियासतदान हो, उन्होंने बहुत ही बुर्दबारी के साथ दुश्मन के सामने डटे रहे, और ना सिर्फ डटे रहे बल्कि उसको एक सबक भी सिखाया जिसकी आज पूरी दुनिया बात करती है। यानी अगर आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की तरफ देखें, आई वॉज वॉचिंग येस्टरडेज एनालिसिस बाय यल्दा हकीम, उनका कहना था कि जिस किस्म की खामोशी है, जिस किस्म की उदासी है, जो अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इंटरव्यू की, अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कमेंट करने की, तो इंडियन क्वार्टर से कंप्लीट खामोशी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने सराहा पाकिस्तान की मीडिया मैनेजमेंट को भी, हमारे सफारती कॉरिडोर्स को भी और हमारी अस्करी ताकत को भी, कि जो कहा वो करके दिखाया और अवेलेबल रहे सबूत के साथ, एविडेंस के साथ। और फिर दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में रही सही कसर इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले, कल हमने बहुत डिटेल में बात की पीएस मॉर्गन की इंडिया पाकिस्तान डिबेट, जिसमें बरखा दत्त एंड जिस तरह बिया बाइसिप्स ने अपने आप को एक्सपोज किया है कि देयर इज़ नो लॉजिक, हम सिर्फ और सिर्फ चेहरे बनाकर, एक्सप्रेशंस देकर, थिएट्रिक्स कर कर अपने आप को रिड्यूस करेंगे। द कैपिटल ऑफ ट्रोलिंग एज आई कॉल इट। आगे बढ़ते जी, आपको बता, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पूरे पाकिस्तान में तशक्कुर का इजहार कर रहे हैं, कल हमने देखा कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी एक बड़े इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें एक दफ़ा फिर खिराज तहसीन पेश किया हमारे मिलिट्री पर्सनल को, हमारे एयरफोर्स के शाहीन्स को, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस ऑपरेशन को यकीनन कामयाब बनाया। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर वो कर दिखाया जो हम हमेशा तारीख़ की किताबों में पढ़ा करते थे, कि दिन की रोशनी में बताकर, वार्न कर कर दुश्मन के ऊपर एक कार्रवाई करना। पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा की कंप्लीट सलाहियत रखता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब उवैस तौहीद साहब। उनसे जानेंगे, बिकॉज हाल ही में वापस आए हैं वाशिंगटन से, बड़े करीबी रवाबित हैं, ही इज़ बिन अ करियर जर्नलिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उनसे जानेंगे कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्वार्टर्स में पाकिस्तान के हवाले से क्या बात की जा रही है। मेरे ख्याल में अनलाइक उवैस द इंडियन ओपिनियन, जिसने बार बार जी पाकिस्तान को कहा कि दिस हैज़ बिन जस्ट वेरी एरोगेंट जेस्ट थम्पिंग ऑफ विक्ट्री, जबकि विक्ट्री हमारी है, पाकिस्तान ने सबूत दिए, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंगेज किया। देयर वाज रिदम एंड देयर वाज मेथड इन आवर प्रेसर्स व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम वन प्लेस। और अभी तो वो इसी हजीमत को नहीं भूलें कि उनके मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह के फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ चलाई है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग एंड इट हैज़ टेकन अवे ऑल क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया हाउसेज इन इंडिया। वैसे इंटरनेशनली क्या बात की जा रही है? जी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग सिद्रा। देखिए, इंटरनेशनली बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो काफ़ी मजबूत रहा है, और बरखिलाफ माजी जहाँ पर 80-90 हज़ार लोगों की शहादतें हुई वार टेरर में, उसके बावजूद आपको बतौर मुजरिम कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। कोई भी टेररिस्ट अगर यहाँ से मारा गया हो, यहाँ पे पकड़ा गया हो, तो वो ओपिनियन चेंज हो गई। और वो ओपिनियन इस तरह चेंज हुई कि इंडिया के जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स हैं, अस्करी, सिफारती और सहाफ़ती, उन तीनों में हलचल मच गई। यानी कि सहाफ़ती इक़दार की आपने बात की कि मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि बरखा दत्त, राजीव सरदेसाई और इस तरह के जर्नलिस्ट जो हैं वो यकदम और यकसर इतने झूठ के पलंदे जो है अपने सर पे मोल लिए और अपना पूरा करियर दाव पे लगाया। आप और चैनल्स को तो छोड़ दें, अर्नब गोस्वामी की तो वर्स्ट एग्जांपल है, वो तो हमें देनी भी नहीं चाहिए कि किस तरह डिस्ट्रॉय पाकिस्तान को तोड़ दो के हैशटैग चल रहे हैं। कराची पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया, लाहौर पे कब्ज़ा होने वाला है, सियालकोट जो है वो ख़त्म हो गया। एंड आई मैसेज समवन, a very senior journalist in India. I said, I live 300-400 meters of Karachi port. Are you sure the Karachi port has been attacked? तो इतना शर्मिंदा कि उसने फिर
मुख्तलिफ एमोजीज। अच्छा, लेकिन शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही ओवैस, ऐसा लगता है कि वो दे जस्ट वांट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, दे हैव बिकम मोर बिलिजरेंट। दुनिया अगर उनको आईना दिखा भी रही है तो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। कल मुझे इंडिया लॉन्ड्री मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दे हैव देयर ओन वे ऑफ, यस दे डू अ फैंटास्टिक जॉब्स विद द जाइब्स। तो उन्होंने कहा कि जी, एक उन्होंने क्लिप निकाली जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी बिलावल भुट्टो जरदारी की मिमिक्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आपकी ये मिमिक्री आपकी जर्नलिज्म की मिमिक्री से बहुत बेहतर है। आई रियली लाइक दैट। जी, न्यूज़ लॉन्ड्री जो है मनीषा पांडे जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में होती थी और बीजेपी के उरूज के बाद और हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव जो है उसके बाद जो बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने ऑल्टरनेटिव मीडिया का साथ किया, सहारा लिया, उसमें ये मनीषा पांडे भी हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री भी हैं, जो पोस्टमार्टम करती हैं ख़ास तौर पे कहते हैं जिसे गोदी मीडिया को। और इसी तरीके से रविश कुमार हैं जो NDTV के मैनेजिंग एडिटर होते थे, उनका आप जो है वीलॉग सुनते होंगे, वो बहुत एक सैनिटी। आई थिंक वन पर्सन हु हैज मेंटेन्ड हिज क्रेडिबिलिटी एंड हिज स्टैचर इज डेफिनेटली मिस्टर थापर। उन्होंने जिस किस्म से बात की और हमेशा वो एक न्यूट्रल वॉइसेस को लेके आए, ही डिड गिव स्पेस टू द इंडियन नैरेटिव, बट एट द सेम टाइम हिज वर्क वाज वेरी वेल रिसर्च्ड। व्हाट डिड यू थिंक? देखिए, करण थापड़ का एक पुराना एक बहुत ही करियर है और उन्होंने द वायर का सहारा लिया है। द वायर जो है वो सिद्धार्थ की जो पहले हिंदू के एडिटर होते थे और बीजेपी के ज़माने में उनकी मुलाजमत फारिस से फरागत हुई, उसके बाद द वायर उन्होंने लॉन्च की। और वायर अभी आपने देखा होगा कि वायर को बैन भी किया है जब बीजेपी की हुकूमत, जब उन्होंने झूठ का सहारा लिया और सारे मीडिया पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और सैनिटी वाज प्रिवेलिंग ऑन दीज फ्यू प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द वायर जिसका आपने जिक्र किया, करण थापर जिसके अंदर इंटरव्यू कहते हैं, 1-on-1 इंटरव्यू BBC इंडिया में भी करते थे बहुत अरसे से। और एक उनका लिबरल प्रोग्रेसिव एक मॉडरेट उसका वो है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, हार्ड टॉक की तरह करते हैं, लेकिन वेल रिसर्च होता है। और सबसे बड़ा कि उनके ऊपर जो है वो एक छतरी है द वायर की, और द वायर लिबरल प्रोग्रेसिव है और वो एंटी मोदी और हिंदुत्व। आपने जिस तरफ इशारा किया ये खबरें, बिकॉज माय फ्रेंड्स इन जर्नलिज्म इन द एडिटोरियल कॉरिडोर्स, उनका भी ये मानना था, आई कुड हैव सम रेजोनेंस विद दैट, कि 2015-2016 में ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि जब ये बीजेपी सरकार दोबारा आई है, दे लिटरली डिड अ वीडिंग जॉब, यानी इन्होंने निकाला है उन डिसेंटिंग वॉइसेस को जहाँ जहाँ उनको लगा कि कोई ऐसा जर्नलिस्ट है जो उनके स्कूल ऑफ थॉट को चैलेंज कर सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। इज़ इट ट्रू दैट दे वर फोर्स्ड टू रिज़ाइन एंड गेट आउट ऑफ दोज जॉब्स? जी बिल्कुल। ये जो आप बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और बिजनेस मैग्नेट्स हैं, अंबानीज और अडानीज, और ये इन सब ने मोदी के साथ घेराव डाला। मोदी को आप देख रहे होंगे कि जिस तरह अयोध्या मॉस्क के बाद ये राम मंदिर इन्होंने बनाया है और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, जहाँ पे बॉलीवुड के बड़े सितारे यानी कि अमिताभ और रणबीर कपूर वगैरह मौजूद थे, वहाँ पे ये बिजनेस टाइकून्स भी मौजूद थे। तो इन्होंने किस तरीके से बाय आउट किया है, किस तरीके से कॉर्पोरेट एस्पोनाज की है, कॉर्पोरेट मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि NDTV के तो जो मैनेजमेंट थी उनको पता ही नहीं चला कि उनका जो NDTV का जो पूरा मीडिया हाउस है वो किस तरह बिक गया इन मोदी प्रो मोदी जो बिजनेस हाउसेज थे उनके हाथों। बहुत कुछ बिगाड़ हुआ है 1992 के अयोध्या मॉस्क की डिमोलिशन या शहादत के बाद, और फिर 2000 में गुजरात के अंदर जो राइट्स हुए, उसके बाद ये एक इंडिया हम डिफरेंट देखते हैं। नेहरू का इंडिया डिफरेंट है, उसके अंदर लिबरल प्रोग्रेसिव आपको देखेंगे पॉलिसी दिखेंगी, सेकुलर इंडिया दिखेगा। डिस्पाइट के पाकिस्तान के साथ राइवलरी थी, उसके बावजूद एक समाज के अंदर एक सैनिटी थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे वाजपेयी का, I want to take up one area where हम जी अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया और अब मोदी का इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी एक स्टेट्समैन थे और आप मोदी का देखिए वो भी बीजेपी के थे, लेकिन सैनिटी वाज प्रिवेलिंग। He was a philosopher, he was a man of ideology, और हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि he was a political philosopher। तो उनका एक ख़ास नज़रिया था, but it was not based on jingoism, violence या radicalization। But coming back, ओवैस, मुझे ये बताइए कि India has become a land of dichotomies and confusion।
यानी मुझे समझ नहीं आती, बीजेपी सरकार, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, दे हैव बिन लिंचिंग मुस्लिम्स ऑन द प्रेमिस के ये बीफ ईटर्स हैं और गाँव माता एंड एवरीथिंग, कि जी इतना आपने रेडिकलाइज कर दिया कि नॉन मुस्लिम्स आर अफ्रेड ऑफ ईटिंग एंड ऑर्डरिंग नॉन वेज इन आउटसाइड, जिस तरह वो जनरली बाहर जाते थे. बट एट द सेम टाइम इंडिया हैपन्स टू बी द बिगेस्ट, the largest beef exporter, the largest leather exporter of the world. और interesting बात ये है कि ये business houses, ये export houses are not led by Muslims, it is led by Hindus of भारत. यानी मुझे अजीब सा लगता है to categorize them that way, but that is the reality. How do you see this? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद जिस तरीके से इंडिया समाज के अंदर ये जो तफरक़ात डाले हैं, आप चाहे सिटीजन एक्ट देख लीजिए जिसके तहत 19 कौमियतों को भारतीय जो कौमियत है या भारतीय नेशनलिटी देने का अहल समझा गया, एक्सेप्ट मुस्लिम्स. इसी तरीके से आप मकबूजा कश्मीर जो है, इंडिया का मकबूजा कश्मीर, उसके अंदर आप जिस तरह आर्टिकल 370 रिवोक किया, जिस तरह वहाँ की एक मुस्लिम शनाख्त या लिसानी शनाख्त को चेंज करने की कोशिश की कि हिंदू वहाँ पे बस सकते हैं, वहाँ पे लैंड खरीद सकते हैं, उसकी समाई ऑटोनमी जो थी, ऑटोनमस जो उसकी स्टेटस था, उसको डाउनग्रेड किया. ये सारे इक़दाम आप देख लीजिए, जिस तरह बिल्डोज करने वाले घर है कि घरों को बिल्डोज किया, एक स्लाइटेस्ट ऑफ सस्पिशन, स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट कि इन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था. यानी कि आप लीजिए कि मैं और आप कोई हिजाब पहने या कोई बुर्का पहने, इससे मुझे और आपको कोई नहीं है, लेकिन हिजाब पहनने के ऊपर पाबंदी लगाना, हिजाब के ऊपर प्रोटेस्ट करने वालों को के घरों को बिल्डोज करना, ये एक इंतहाई इक़दाम है. तो मैं समझता हूँ वैसे जुम्मे की नमाज को डिस्टर्ब करना, जैसे आज हम कहते हैं दिल्ली और बड़े शहरों में जुम्मे की नमाज की जमात पे पाबंदी लगाई गई, एंड हद तो हद अपने आप को सेक्युलर डेमोक्रेटिक कहने वाले, जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, there were no human grounds left, there was no humanity left. यानी वो लोग जो पाकिस्तान से इलाज के गर्ज से इंडिया गए थे, because of course they have a prowess in that, और उनके पास sophistication भी है जिसके अंदर इंसानी आज़ा की पेवंदकारी शामिल है, कई और sophisticated इलाज मौजूद हैं वहाँ पे. उन लोगों को भी रातों रात बेसब्र-ओ-समानी की हालत में वापस भेजा गया. एंड आई थिंक कि ये अगर आप मरीज़ के लिए जो वल्नरेबल तरीन तबका है उसमें भी अगर आपके दिल में कोई दर्द नहीं है तो हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं.